अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। क्लास, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो लैब नंबर 10 के अकॉर्डिंग है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम लोग स्टार्ट जहाँ से करेंगे एक एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कि किस तरीके से हम कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए डेटाबेस को डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद उसको कनेक्टिविटी देके एमवीसी के अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क के अगेंस्ट में एक पूरी क्रूड एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे। अच्छा क्लास, सबसे पहले तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि ASP.NET MVC के अंदर डेटाबेस को एक्सेस करने की 3 अप्रोचेस होती हैं। एक जिसको कहते हैं हम लोग डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, एक होती है मॉडल फर्स्ट अप्रोच और एक होती है कोड फर्स्ट अप्रोच। अगर हम लोग बात करते हैं जो कि जैसे कि आज हमारे पास टॉपिक जो है वो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का है, जो हम लोग पहली अप्रोच से आज काम करने जा रहे हैं, तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच जब भी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं वो उस कंडीशन के लिए होती है कि जब हमारे पास एक पूरा स्ट्रक्चर डेटाबेस हुआ हो कि पहले अगर हम लोग किसी के लिए भी एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं तो वो लोग कहते हैं कि हमारे पास डेटाबेस पूरा स्ट्रक्चर है, आप जो है उसी डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस करें, तो हमें सिर्फ फ्रंट एंड पे काम करना पड़ता है। लेकिन आज हम लोग उसी डेटाबेस को पहले स्ट्रक्चर करेंगे और उसके बाद जब हमारा डेटाबेस बन जाएगा और उसको हम लोग MVC पे एक्सेस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि किस तरीके से नए सिरे से हम अपनी एप्लीकेशन को बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्योंकि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच की मदद से काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले डेटाबेस को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि डेटाबेस के अंदर हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ़ टेबल्स आएंगे उनके दरमियान रिलेशनशिप लगाना क्यों ज़रूरी है, उनको इंटीग्रेट करना क्यों ज़रूरी है। तो डेटाबेस को इंटीग्रेट करने की वजह बेसिकली क्या है उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अपने डेटाबेस पे आते हैं। सबसे पहले कनेक्टिविटी, तो हम लोग यहाँ पर SQL को कनेक्ट करते हैं। कनेक्शन करने के बाद एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं इधर। आज जो भी हम लोग काम करेंगे वो सारा डिज़ाइन मोड से करेंगे क्योंकि जितने भी कंस्ट्रेंट वगैरह लगाने थे, रिलेशनशिप वगैरह बनाने थे, हम लोगों ने क्यूरी के थ्रू कर लिया था लैब्स के अंदर। तो आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे डिज़ाइन मोड पे, ताकि हम एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें। तो न्यू डेटाबेस कर लेते हैं। और इस डेटाबेस को नाम दे देते हैं DB रफ डिज़ाइन के नाम से जो है वो हमने डेटाबेस का नाम दे दिया। सो हम यहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। अब आपको पता है जब भी डेटाबेस क्रिएट होता है तो बैक एंड पे 2 टाइप की फ़ाइल क्रिएट होती हैं। एक होती है मास्टर डेटाबेस फ़ाइल और एक होती है लॉग LDF फ़ाइल, जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट C ड्राइव के अंदर लोकेशन होती है, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से उसको किसी और ड्राइव में भी सेव करवा सकते हैं। तो इसी तरीके से जब हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो ये हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो गया और इस डेटाबेस के अंदर जो है वो टेबल्स को क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले करूँगा राइट क्लिक, न्यू टेबल, और इस टेबल में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब देखें, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के बिहाफ पर के, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया या कोई भी कोचिंग सेंटर हो गया, उसमें उसके डेटाबेस को हम लोग किस तरीके से स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं, उसी सिनेरियो को आज हम लोग लेते हुए चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस टेबल को हम लोग सबसे पहले नाम दे देते हैं, राइट क्लिक करके सेव करवाते। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे कॉलम का नाम दे दूँ, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ R नंबर, रोल नंबर, और यहाँ पर रोल नंबर की टाइप मैं दे देता हूँ इंटीजर। और क्योंकि हर स्टूडेंट के पास अपनी एक यूनिक रोल नंबर होगा तो उसके लिए मैं इसको प्राइमरी की सेट कर देता हूँ।
जैसे ही मैं प्राइमरी की सेट करता हूँ तो आपको सबको पता है कि प्राइमरी की अपने कॉलम में एक भी नल वैल्यू अलाउ नहीं करती, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से चेक हट गया। अब मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट का जो है वो ऑटोमेटिकली नंबर भी जनरेट हो, मुझे नंबर देने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ। तो जैसे हम लोग किसी कॉलम को सिलेक्ट करते हो तो नीचे उसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारे पास आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। इसको जाके अगर हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करके यहाँ पर इसको डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी खुलेगी इज़ आइडेंटिटी। इज़ आइडेंटिटी को यहाँ से ड्रॉप डाउन से हमें येस करना पड़ेगा। जैसे ही येस करेंगे तो हमारे पास मज़ीद दो प्रॉपर्टीज़ खुलती हैं, आइडेंटिटी इंक्रीमेंट और आइडेंटिटी सीड। इस पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 वैल्यू लिखी हुई होती है। 1 का मतलब आइडेंटिटी इंक्रीमेंट के किस ऑर्डर में हमारे पास वैल्यू जनरेट हो, और आइडेंटिटी सीड का मतलब होता है कि कहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो जनरेट होना। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई कोचिंग सेंटर हमें कहता है कि हमारे पास जो है वो 50 स्टूडेंट का रिकॉर्ड पहले से मौजूद है, अब हमें जो है 51 से स्टार्ट करना है, तो आप आइडेंटिटी सीड यहाँ पर 51 दे दोगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग और एक एक के इंक्रीमेंट से जो है वो चलती जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रॉपर्टी को सेट कर लेते हैं। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे एस नेम के नाम से स्टूडेंट नेम। अब कोई भी स्टूडेंट का नाम हो, अब डेटा टाइप हम लोग किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, तो हमें पता है कि अगर हम किसी भी कॉलम को पूरा कीबोर्ड अलाउ करना चाहते हैं, अगर हम किसी भी कॉलम को पूरा कीबोर्ड अलाउ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एन वारचार की डेटा टाइप यूज़ करनी पड़ती है। एन वारचार मैंने आप लोगों को बताया था और भी किस लिए इस्तेमाल करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई अदर लैंग्वेजेस पे इम्प्लीमेंट अगर हम लोग करेंगे तो वहाँ पे भी हमें एन वारचार देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग उर्दू डाटा की बात करते हैं तो उर्दू में शेर ज़बर पेश वगैरह ये तमाम को कौन हैंडल करेगा, एन वारचार। अगर हम लोग वारचार पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे वो लेने नहीं देगा। तो इसको भी हम लोग नॉट नल कर देते हैं क्योंकि हर स्टूडेंट का नेम भी होना चाहिए। और यहाँ पर एफ नेम स्टूडेंट का फादर नंबर, इसको भी हम लोग एन वारचार कर देते हैं। एन वारचार और ये आ गया 50 और इसको भी नॉट नल कर देते हैं। फिर इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट एड्रेस की। अब क्लास यहाँ पर स्टूडेंट एड्रेस भी हम लोग एन वारचार में ले लेते हैं और 50 कैरेक्टर, इसको भी हम लोग अलाउ नल कर देते हैं। अगर इन केस कोई स्टूडेंट जो है वो एड्रेस नहीं देता तो उसके लिए भी अगर हम लोग चाह रहे हैं कि भाई अगर किसी हमने नल अलाउ कर दिया, नल का मतलब कि हम उसमें वैल्यू दें या ना दें दोनों ऑप्शनल है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर कोई भी स्टूडेंट अपना एड्रेस नहीं देना चाहता तो वहां पर हमारे पास ऑटोमेटिकली एक मैसेज जनरेट हो जाए, जिसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी आती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू के नाम से। अगर आप लोगों को याद हो तो फ्लैशबैक करने की कोशिश करो, तो हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट पढ़ा था कि डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट क्या होता है कि आप अगर किसी भी कॉलम पे कोई वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे कुछ ना कुछ आ जाए। अब क्योंकि टाइप हमारे पास वार चाह रहे तो इसमें स्ट्रिंग वैल्यू भी आ सकती है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं एड्रेस नॉट मेंशन। सही है। तो यहाँ पर जब भी अगर हमने कोई भी फील्ड को एड्रेस की फील्ड को अगर हमने नल रखा तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ जाएगा, जो हमने मैसेज दिया है। अब इसी तरीके से आखिरी चीज़ कहते हैं कि भाई डेट ऑफ एडमिशन क्या हो सकती है। डेट ऑफ एडमिशन, तो इसकी टाइप हम लोग दे देते हैं यहाँ पर डेट, और इसको भी हम लोग अलाउ ना कर देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर हमने डेट ऑफ एडमिशन नहीं दी किसी भी स्टूडेंट की तो हमारे सिस्टम से ऑटोमेटिकली डेट उठा ले। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू और बाइंडिंग की प्रॉपर्टी में आके हमारे पास एक मेथड होता है गेट डेट का।
इसी फॉर्मेट पे आप लोगों को लिखना होगा कि गेट और डेट का डी जो है वो कैपिटल। अब अपने इस टेबल को जो है वो सेव करवा लेते हैं और इस टेबल का नाम मैं दे देता हूँ TBL स्टूडेंट। अब क्लास यहाँ पर एक और सिनेरियो आप लोगों के सामने रखता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि भाई स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है उसकी कोई ना कोई फ़ीस वगैरह भी आए, सही। तो फ़ीस वगैरह, तो अब मेरी अपनी मर्ज़ी है कि मैं फ़ीस का कॉलम भी इसमें दे दूँ। लेकिन अगर मैं फ़ीस का यहाँ पे कॉलम दे दूँगा तो इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा कि मेरे, अब हो सकता है स्टूडेंट ऐसा हो, अगर हम लोग कोचिंग सेंटर की बात करते हैं नॉर्मली, तो स्टूडेंट जो है वो किस्तों में भी पैसे जमा करवा रहा होता है, और अगर स्टूडेंट जो है वो हर महीने भी पैसे जमा करवा रहा होता है, और कोई भी अगर इवेंट आ जाता है उसकी भी फ़ीस जमा करवानी होती है। अगर मैं यहाँ पर फ़ीस का कॉलम दे दूँगा इसी टेबल के अंदर, तो ये तमाम कॉलम जो हैं वो रिपीट होंगे। उससे क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन तो बन जाएगी लेकिन काफ़ी हैवी हो जाएगी। काम तो हो जाएगा, एप्लीकेशन भी बन जाएगी, लेकिन वो काफ़ी हैवी एप्लीकेशन हुई। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसी टेबल में जाकर अपने डेटाबेस को सबसे पहले रिफ़्रेश करवा लेते हैं, और यहाँ पर इस टेबल के अंदर आकर राइट क्लिक करके एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं। अब इस टेबल के अंदर जो है वो मुझे यहाँ पर ये मैं फ़ीस का अलग से टेबल बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ FID, फ़ीस ID यहाँ पर हो गई, वहाँ पर इंटीजर, और मैं इसको भी प्राइमरी कर दूँगा। और मैं चाहता हूँ फ़ीस ID भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो, तो इसके लिए मुझे भी इसको भी आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाकर इसको आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन इज़ आइडेंटिटी और यस कर देता हूँ। अच्छा क्लास, एक बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि जब भी किसी भी कॉलम को आइडेंटिटी बनाना हो तो उसकी टाइप इंटीजर, यानी इंटीजर टाइप होनी चाहिए। var_char n_var_char में हम लोग नहीं बना सकते। अब इसी तरीके से दूसरा कॉलम हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर फ़ीस मंथ। इसकी भी डेटा टाइप क्या होगी हमारे पास, फ़ीस मंथ हम लोग ले लेते हैं n_char ले लेते हैं। और इसको भी नॉट नल कर देते हैं। और इसी तरीके से अगला कॉलम हम लोग ले लेते हैं फ़ीस अमाउंट, कि भाई कितनी फ़ीस अमाउंट आएगी। मैं चाहता हूँ होल नंबर में आए, तो मैं इसको भी नॉट नल कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ फ़ीस किस डेट पे फ़ीस आई है, फ़ीस डेट, इसको भी डेट एंड टाइम में ले लेते हैं। अगर इसको अलाउ कर देता है नल, अगर और नल कर दिया तो ऑटोमेटिकली सिस्टम से फ़ीस उठा ले, सिस्टम से डेट उठा ले, सॉरी नॉट फ़ीस, डेट उठा ले। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा डिफ़ॉल्ट में जाकर मैं लिखूँगा गेट डेट का मेथड। ये हमारे पास क्या है, ये एग्रीगेट फंक्शन है बेसिकली गेट डेट का। अब इसी तरीके से अच्छा, ये हमने फ़ीस चली। अब कौन से स्टूडेंट का, यहाँ पर हमें अलग से फ़ीस बनाने का मकसद ये था कि हमारे पास ये तमाम कॉलम रिपीट ना हो, कि फ़ीस का अलग से टेबल बना लूँ कि फ़ीस की पूरी डिटेल आ जाए, और उसमें सिर्फ, क्योंकि हर स्टूडेंट अपने रोल नंबर की वजह से क्या होगा, यूनिक होगा, तो मैं यहाँ पर सिर्फ रोल नंबर कर देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट आएगा वो अपने रोल नंबर से आइडेंटिफाई होगा कि भाई इस स्टूडेंट की ये फ़ीस आई है, और फ़ीस की क्या टाइप है, किस डेट एंड टाइम पे आई है। अगर 10 दफ़ा फ़ीस जमा करवाता है या 5 दफ़ा फ़ीस जमा करवाता है, सही है, तो अब हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ना ही है स्टूडेंट की बार बार डिटेल देनी पड़ेगी। क्लास वैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास कुछ सेलेक्टिव कॉलम, जो मेन कॉलम हम लोगों ने लिए हैं, ये वो वाले कॉलम है, वरना हमारे पास नॉर्मली एडमिशन का टाइम जो है वो 20+ कॉलम जो हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे रोल नंबर आ गया, रोल नंबर की टाइप
तो क्लास आप लोगों को बता दूं कि जब भी प्राइमरी और फॉरेन की का रिलेशन बनता है, अब मैं चाहता हूं कि भाई स्टूडेंट की फ़ीस स्टूडेंट की फ़ीस जो है वो रोल नंबर से यहाँ पे सेट हो, तो जाहिर सी बात है रोल नंबर यहाँ पे प्राइमरी है तो यहाँ पे आके फॉरेन की यूज़ होगा। तो इसकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, नाम ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने इत्तेफाक से यहाँ पे भी नाम रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी नाम रोल नंबर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते थे, फ़ी रोल नंबर दे देते, एफ आर नंबर दे देते थे, या कुछ भी नंबर दे सकते, लेकिन इसकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए जो आपकी प्राइमरी डाटा टाइप है, कीप इन माइंड। तो अब यहाँ पर हमने इसकी टाइप भी दे दी रोल नंबर, इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, नॉट नल कर देते हैं, क्योंकि कोई ना कोई देनी है। अब हमें क्योंकि रिलेशनशिप बनाना है तो डिजाइन मोड के थ्रू हम लोग प्राइमरी फॉरेन की का रिलेशन कैसे बनाते हैं, आप राइट क्लिक करोगे, जिसको फॉरेन की बनाना है उस पर राइट क्लिक करोगे, रिलेशनशिप में जाओगे, यहाँ पे ऐड करवाओगे। ऐड करवाने के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है ऐड टेबल एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन। आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे कि कौन सा टेबल कौन से कॉलम के साथ जो है वो। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ से भी इसको डिलीट करके क्लोज करके मैं अपना टेबल का नाम पहले सेट कर लेता हूँ। इस टेबल का नाम मैंने दे दिया TBL फीस। अब मैं यहाँ पर इसको रिलेशनशिप दूंगा, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा रिलेशनशिप में, ऐड करूँगा और उसके बाद टेबल स्पेसिफिकेशन में जाऊँगा। सबसे पहले मुझे प्राइमरी टेबल सेलेक्ट करना है। प्राइमरी टेबल कौन सा है भाई, प्राइमरी टेबल मेरे पास स्टूडेंट का है, और स्टूडेंट के अंदर कौन सी प्राइमरी की है, रोल नंबर जो है वो प्राइमरी है। फॉरेन की देखें ये खुद ही उठा लेता है, क्योंकि मैं इस टाइम TBL फीस में हूँ तो इसने फॉरेन की का टेबल खुद ही उठा लिया। अब उसमें मुझे डिफ़ाइन करना है कि भाई किस चीज़ को मैं फ़ॉरेन बनाना चाहता हूँ, तो इसके अंदर जो रोल नंबर है मैं इसको फ़ॉरेन बनाना चाहता हूँ, तो ओके कर दूँगा और यहाँ पे क्लोज़ करके जैसे मैं यहाँ से सेव करूँगा तो मेरे पास एक विंडो आएगी कि भाई आप यहाँ पे ये रिलेशन बनने दे रहे हैं या नहीं। तो हम लोग कह देते हैं हाँ भाई रिलेशनशिप बनने दो, तो यस कर देंगे। तो अब इस तरीके से हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो है वो 1 to many का रिलेशनशिप बन गया। अब क्लास बात करते हैं यहाँ पर 1 to many बेसिकली क्या है, कि क्यों हम लोग 1 to many का रिलेशनशिप बनाते हैं। तो याद रखिएगा कि स्टूडेंट क्या है, एक स्टूडेंट। अलग से फ़ीस हमने क्यों बनाई, क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट को मंथली बेसिस पे, अगर हम लोग सेमेस्टर की बात करते हैं और वो अगर सेमेस्टर में 4 महीने होते हैं तो वो 4 महीने फ़ीस अलग अलग महीने में जमा करवाएगा, तो जाहिर सी बात है 4 दफ़ा फ़ीस जमा करवाएगा। अगर वो 1 महीने की 2 टाइम फ़ीस जमा करवाता है आधी आधी करके, तो वो 1 महीने में 2 दफ़ा फ़ीस जमा करवाएगा। कोई इवेंट की अगर फ़ीस जमा करवानी है, कोई कॉन्वोकेशन की फ़ीस जमा करवानी है, किसी भी टाइप की फ़ीस जमा करवानी है, तो स्टूडेंट वही होगा, लेकिन स्टूडेंट की फ़ीस क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। भाई कौन सी फ़ीस किस डेट एंड टाइम पे आएगी। अगर हमें कोई भी फ़ीस पे चेंजेस करनी होगी तो हमारे पास उस स्टूडेंट की पता चल जाएगा कौन सा स्टूडेंट है, और फ़ीस आईडी की वजह से वो फ़ीस भी क्या हो जाएगी, यूनिक आइडेंटिफाई हो जाएगी। 1 to many क्यों लगाया, 1 to many इसलिए लगाया कि भाई एक स्टूडेंट मैनी टाइम्स, स्टूडेंट कौन, एक, तो 1 का रिलेशन कहाँ है, प्राइमरी, और फॉरेन का जो रिलेशन होता है वो मैनी रिलेशनशिप कहलाता है कि भाई एक स्टूडेंट मैनी टाइम जो है वो फ़ीस जमा करवाएगा। सो इसलिए हम लोगों ने 1 to many का रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास मज़ीद नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो सेव करवा लेते हैं। दोनों टेबल हमारे पास सेव हो गए। मैं चाहता हूँ अपने रिलेशनशिप को देखना, इन 2 टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को देखना। तो एक तरीक़ेकार ये है कि आप डेटाबेस डायग्राम में जाके देख लें, और दूसरा तरीक़ेकार ये है कि न्यू विंडो क्यूरी एडिटर में जाकर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा डिज़ाइन क्यूरी इन एडिटर। तो जैसे आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे जाएंगे, देखें आपके पास ये टेबल आ गए। जितने भी टेबल्स होंगे उनका रिलेशनशिप अगर देखना, उन लोगों को सेलेक्ट करेंगे आप उन टेबल्स को और ऐड करवा देंगे। जैसे ही ऐड करवाएंगे तो आपके पास ये देखें दोनों टेबल्स आ गए। की का मतलब होता है 1 और इस चश्मे के निशान का मतलब होता है मैनी। तो आपको पता है कि ये 1 to many का रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू किसके हुआ है, कि भाई रोल नंबर इसके अंदर जो है वो प्राइमरी है, और यहाँ पर देखें ये चश्मे का निशान किस पे बना हुआ है, रोल नंबर पे। ये एज अ फॉरेन की हो गया। मैं कहीं भी यूज़ करूँगा तो ये चश्मे का निशान रोल नंबर पे ही रहेगा। नाउ
अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट कि भाई 1-to-1 रिलेशनशिप क्या होता है, तो उसकी क्या कंडीशन होगी। ओके क्लास, यहाँ पर मैं आपको 1-to-1 रिलेशन से पहले जो है वो बताना चाहूँगा कि किस हम लोगों ने जो 1-to-many पे जो काम किया है उसमें हम लोग कुछ रिकॉर्ड के थ्रू हम लोग काम करके इम्प्लीमेंटेशन देख लेते कि 1-to-many की इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। जैसे कि हम लोगों ने कहा कि भाई स्टूडेंट के अंदर जो स्टूडेंट का रोल नंबर है, उस रोल नंबर के बिहाफ पर उसकी फ़ीस जो है वो जनरेट हो रही है। तो इन दो टेबल के दरमियान हमने 1-to-many का रिलेशनशिप प्रोवाइड कर दिया कि अब जब भी हम लोग फ़ीस की बात करेंगे तो उसमें एक रजिस्टर्ड रोल नंबर हमें रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज़ वो फ़ीस इंटर करने नहीं देगा। नाउ लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, क्योंकि डिज़ाइन मोड से हम लोग सारा काम कर रहे हैं, एडिट टॉप 200 रॉस, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखें। अब यहाँ पर जैसे मैं, क्योंकि हम लोगों ने रोल नंबर को क्या किया था, ऑटो इंक्रीमेंट किया था, सही है। ऑटो इंक्रीमेंट कहाँ से किया था भाई, 51 से वैल्यू जनरेट होना शुरू हो गई। तो मैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवाता हूँ अली के नाम का, अली के फादर का नाम दे देता हूँ अहमद, और अली का एड्रेस मैं यहाँ पर दे देता हूँ कराची। अब फॉर एग्जांपल डेट ऑफ एडमिशन मैंने क्या कर दिया था, नल कर दिया था। जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन पे आऊँगा और जो है इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखें यहाँ पे मुझे करंट डेट एंड टाइम, जो मेरे इस टाइम जो है वो डेट है मेरे सिस्टम की, वो उठ के आ गई। अब और यहाँ पे आप देखें कि अली का रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली रोल नंबर क्या जनरेट हो गया, 51, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी क्या किया था, आइडेंटिटी सीट 51 दिया था कि 51 से आ जाए। यहाँ पर एक और रिकॉर्ड देते हैं सारा का, जिसके फादर का नाम हम लोग दे देते हैं खान। अब यहाँ पर क्योंकि एस एड्रेस, स्टूडेंट एड्रेस और स्टूडेंट डेट ऑफ एडमिशन को क्योंकि मैंने नल किया हुआ था, नलेबल था, जैसे मैं नल करके इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर देखें हमने एड्रेस के लिए भी एक मैसेज डिफ़ॉल्ट चलाया था कि एड्रेस इज़ नॉट मेंशन, रिमेंबर। तो यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड दे दिया। अब हम लोग बात करते हैं फ़ीस में अगर मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है तो यहाँ पर फ़ीस आईडी को भी हमने ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट किया था कि फ़ीस आईडी नंबर 1, फ़ीस का मंथ, फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं मार्च। फ़ीस अमाउंट कितनी थी भाई, 6500, और फ़ीस की डेट हमने, क्योंकि नलेबल थी, हम सारे सिस्टम से डेट उठे तो भाई सिस्टम से डेट आ जाएगी। रोल नंबर, अब इस टाइम हमारे पास दो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, सारा और अली की आईडी 51 है, सारा की आईडी 52 है। अब हमें इस रोल नंबर के अंदर 51 या 52 में से ही वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर कोई भी और वैल्यू आएगी तो इट विल गिव द एरर, ये एक्सेप्ट होने नहीं देगा। क्योंकि कह रहे हैं भाई जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है वही तो फीस देगा, आप अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट की फ़ीस कैसे दे सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 51 की, और ये देखें एक्सेप्ट कर लेगा, और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखें इसने सिस्टम से डेट उठा ली और 51 नंबर यानी अली की जो है वो फ़ीस हमारे पास आ गई। इसी तरीके और फ़ीस आईडी भी जनरेट हो गई। अब अगर मुझे कोई भी फ़ीस में मॉडिफिकेशन करनी हो तो जाहिर सी बात है मैं फ़ीस आईडी नंबर 1 की बात करूँगा, उसमें कोई भी चेंजेस कर लूँगा। अब इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं मार्च की फ़ीस जो है वो सारा ने भी दी है, और सारा की भी फ़ीस जो है वो इतनी ही है। और मैं अब यहाँ पर सारा के अलावा अगर हम लोग कोई भी 54 दे देते हैं तो भाई माजरत के साथ 54 आईडी का कोई यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है। और जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा तो देखें इट विल गिव द एरर, और एरर क्या कह रहा है कि भाई नो रॉ वाज अपडेटेड बिकॉज, यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन्होंने कहा है कि एरर, और एरर क्या है, इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कंस्ट्रेंट कॉन्फ्लिक्टेड अकर इन द डेटाबेस टेबल। अब किसका दे रहा है, स्टूडेंट के अंदर जो है वो रोल नंबर जो है उसमें 54 नंबर की कोई एंट्री ही नहीं है, तो आप 54 नहीं दे सकते। हाँ 52 की थी, तो हम लोग नेक्स्ट आकर इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे तो देखें यहाँ पर FID भी जनरेट हो गई। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर 3 क्यों जनरेट हुई, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले भी ट्रांजैक्शन करवाने की कोशिश की थी लेकिन वो जनरेट नहीं हुई, लेकिन बैक एंड पे इसकी वैल्यू जो है वो जनरेट हो जाती है।
तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सही सी समझ में होपफुली आ गई होगी आप लोगों को कि भाई वन टू मैनी का रिलेशनशिप क्या है। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ से इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। अब इसी तरीके से क्लास मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट जो है वो जब एडमिशन होता है उसका, तो उसको एक इनरोलमेंट नंबर मिलता है। क्योंकि देखो रोल नंबर तो उसकी, अगर वो 5 क्लास में तो रोल नंबर लेट सपोज 51 था अली का, अब वो 6 क्लास में गया तो जाहिर सी बात है उसका रोल नंबर आगे जाके चेंज हो जाएगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट इनरोल होता है उसका इनरोलमेंट नंबर एक फिक्स होता है, भले से वो 1 से पढ़ता हो, 10 मैट्रिक तक के पढ़े, तो उसका इनरोलमेंट नंबर वही सेम रहता है। अलबत्ता रोल नंबर जो है उसका क्लास बाय क्लास जो है वो चेंज होता रहता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि मुझे एक 1 to 1 की रिलेशनशिप क्रिएट करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ। तो यहाँ पर न्यू टेबल कर लेते हैं और इसमें नाम दे देते हैं इनरोलमेंट नंबर। इसकी टाइप कर देते हैं इंटीजर। और मैं क्योंकि ये चाहता हूँ कि इनरोलमेंट नंबर यूनिक हो तो मैं इसको प्राइमरी की सेट कर देता हूँ। अब देखें इस इनरोलमेंट नंबर को मुझे स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर से क्या करना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट आ गया, सही है, अब जो भी स्टूडेंट आया उसको एक रोल नंबर असाइन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस टेबल के इस कॉलम के साथ इसको 1 to 1 का रिलेशनशिप क्रिएट करूँगा। अब मैं चाहता हूँ इसमें आइडेंटिटी नहीं रखूँगा क्योंकि मैं इसमें खुद ही रोल वैल्यू इंसर्ट करवाऊँगा। तो अब यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेकंड कॉलम दे देता हूँ इनरोलमेंट नंबर और इसकी टाइप N4 करके 10 कैरेक्टर दे देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। तो मैं इसको भी नॉट नल करूँगा। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी इनरोलमेंट नंबर आएगा वो क्या हो, यूनिक हो। जो भी स्टूडेंट को इनरोलमेंट नंबर मिलेगा, क्योंकि देखें जो भी स्टूडेंट आएगा स्टूडेंट के रोल नंबर के साथ इनरोलमेंट नंबर को हम क्या कर देंगे 1 to 1 रिलेशनशिप में कर देंगे। और इसी तरीके से उसका जो इनरोलमेंट नंबर जनरेट होगा एक्चुअल में, फॉर सपोज ABC 1 2 3 जो भी हम लोग रोल नंबर जनरेट करते हैं, इनरोलमेंट नंबर तो ऐसे ही होता है ना। तो उसकी टाइप हमने N4 कर दी। और मैं चाहता हूँ एक इनरोलमेंट नंबर किसी स्टूडेंट को अगर जनरेट हो गया हो, वो किसी और को जनरेट ना हो, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको यूनिक बनाना पड़ेगा। तो अब यूनिक क्यों बनाऊंगा, प्राइमरी की क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि प्राइमरी की भाई एक टेबल में एक से ज़्यादा कॉलम पे हम लोग नहीं लगा सकते। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको यूनिक बनाना पड़ेगा। और यूनिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अपने कॉलम में एक नल वैल्यू अलाउ करता है, एक से ज़्यादा नल वैल्यू अलाउ नहीं करता। और यूनिक एक टेबल में एक से ज़्यादा कॉलम पे भी लग सकता है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इंडेक्सेस एज कीज़ के नाम से हमारे पास ऑप्शन होता है। यहाँ पे जाके मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर इस टेबल का नाम दे देता हूँ, TBL इनरोलमेंट के नाम से मैंने टेबल का नाम दे दिया। अब मैं चाहता हूँ इसमें इसको यूनिक करना, तो मैं यहाँ पर रिलेशनशिप नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा इंडेक्सिंग एंड कीज़। अभी हमने कोई 1 to मैनी का रिलेशन नहीं बनाया, अभी हमने प्राइमरी की वजह से इसको सिर्फ 1 बनाया है। 1 to सेकेंड 1 हम लोग अभी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनरोलमेंट नंबर को यूनिक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको ऐड करवा देता हूँ, इनरोलमेंट नंबर आ गया। अब यहाँ से मैं कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, मुझे किस कॉलम को जो है वो बनाना है। तो इसके अंदर AE नंबर के नाम से जो मेरे पास कॉलम है इसको मैं यूनिक करूँगा और यहाँ पे लिखा हुआ इज़ यूनिक। तो आप यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके येस कर दोगे, देन क्लोज़ करोगे। क्लोज़ करने के बाद आप जैसे सेव करवाओगे तो ये यूनिक हो जाएगा। अब मुझे बनाना है कि इस इनरोलमेंट नंबर, ये इनरोलमेंट नंबर बेसिकली क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर है। अब जो भी स्टूडेंट होगा उस स्टूडेंट को इनरोलमेंट नंबर असाइन होगा। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट के टेबल में ये जो स्टूडेंट है ये क्या है, प्राइमरी है। मुझे इसी के बिहाफ पर, और ये अपने टेबल में प्राइमरी है, और स्टूडेंट के बिहाफ पर मुझे इसको फॉरेन की बनाना है। तो मैं यहाँ पर रिलेशनशिप बनाऊँगा और ऐड करवाऊँगा। और यहाँ पे आने के बाद टेबल एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन पे जाकर
प्राइमरी की सेट करूँगा। प्राइमरी कौन था? अब यहाँ पर इनरोलमेंट प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी जो होगा वो स्टूडेंट का रोल नंबर होगा। जो भी स्टूडेंट आएगा उसी को तो इनरोलमेंट नंबर मिलेगा। और इसी तरीके से इनरोलमेंट नंबर के अंदर EN जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉरेन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको क्लोज कर दूंगा और इसको सेव करवा लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन देगा कि इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप बनने वाला है 1 to 1 का। हमने कहा बनने दो, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप बन गया। अब इस रिलेशनशिप को हम लोग देख लेते हैं दोबारा से कि अभी तक के जो भी हम लोगों ने रिलेशनशिप क्रिएट किया है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन होता है डिज़ाइन क्यूरी इन एडिटर, और यहाँ पर तीनों टेबल को मैं सेलेक्ट करूँगा। रिफ्रेश कर लूँ, यहाँ पर मैंने तीनों टेबल को सिलेक्ट करके ऐड करवा दिया। और ऐड करवाऊँगा तो देखें यहाँ पर हमारे पास रिलेशनशिप डिफाइन है कि TBL स्टूडेंट के अंदर जो रोल नंबर है वो प्राइमरी है, और इनरोलमेंट के अंदर AN जो है वो प्राइमरी है, लेकिन स्टूडेंट का फॉरेन की भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और इसी तरीके से स्टूडेंट के अंदर जो रोल नंबर है वो अपने पास प्राइमरी है, और फीस के अंदर वही रोल नंबर जो है फॉरेन की यूज़ हो रहा है। क्लास 1 to 1 समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि EN एक अलग कॉलम था और वो अपने टेबल में प्राइमरी था, लेकिन वो ही इसके बिहाफ पर इम्प्लीमेंट होना था। तो हमने इसको प्राइमरी की के साथ फॉरेन की भी बना दिया। तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा? 1 to 1 का रिलेशनशिप, क्योंकि रोल नंबर में प्राइमरी की नहीं लगाया था, वो एक अलग कॉलम था, लेकिन कॉलम किसका था? रोल नंबर का था। तो इसलिए ये 1 to many का रिलेशनशिप बनता है। तो मैं यहाँ पर अब रिकॉर्ड भी इंसर्ट करवा के आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं इनरोलमेंट के, एडिट टॉप 200 रॉस। अब यहाँ पे हमसे सबसे पहले, क्योंकि हमें यहाँ पे वो स्टूडेंट बताना पड़ेगा जो इनरोल होने आया है, तो जाहिर सी बात है उसको रोल नंबर मिलेगा, क्योंकि हर स्टूडेंट के अपने कार्ड पे एक ID होती है। सही है, वो क्या होती है? वो हर स्टूडेंट की एक दूसरे से अलग होती है। तो मैंने यहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट था वो था अली को हम लोगों ने एक इनरोलमेंट नंबर दे दिया A123। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे आऊँगा तो देखें यहाँ पे मुझे कोई एरर नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि 51 जो था वो एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट था, उसको रोल नंबर असाइन किया गया है। तो यहाँ पे सेव करवा दिया। अब इसी तरीके से सारा एक स्टूडेंट थी जिसका रोल नंबर क्या था। अब मैं यहाँ पर उसको एक यूनिक इनरोलमेंट नंबर देना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट A124। तो यहाँ पे ये भी एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि सारा जो थी वो एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 53, तो भाई 53 यहाँ पर कोई रोल नंबर नहीं था, तो यहाँ पर इसको इनरोलमेंट नंबर भी नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर हमारे पास 1A125। तो जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो देखें मेरे पास एरर आ जाएगा। और एरर क्या आ रहा है? फॉरेन की का कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई आपके पास फॉरेन की तो तब बनेगा जब आपके इनरोलमेंट तो तब ऐड होगा ना जब आपको कोई प्राइमरी रिकॉर्ड मिलेगा। प्राइमरी रिकॉर्ड तो है ही नहीं। तो अब इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि इसको भी मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से जाकर इसको कर देते हैं। इस रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो एस्केप दबा के हम लोग इस रिकॉर्ड को, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि भाई इस रिकॉर्ड में मैं यही इनरोलमेंट नंबर दूंगा 123। तो अब यहाँ पे देखें, अब ये जो एरर मुझे दे रहा है वो क्या दे रहा है? वो यूनिक का दे रहा है। क्यों? क्योंकि भाई हर स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो अगर 51 अली को जो है इनरोलमेंट नंबर 123 मिला है, तो वो सारा को इनरोलमेंट नंबर 123 नहीं मिल सकता। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया है बाय यूजिंग यूनिक की कंस्ट्रेंट। तो यूनिक की के थ्रू हम लोगों ने क्या कर दिया? इसको ये कर दिया कि भाई इनरोलमेंट नंबर भी क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। नाउ इसको सेव कर लेते हैं। तो क्लास ये ऐसा हमारे पास क्या
वन टू वन और वन टू मैनी का रिलेशनशिप हम लोग क्यों लगाते हैं? तो हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर हमारे पास डेटाबेस हो गया, और मज़ीद इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब भी अब एसक्यूएल सर्वर हमें एक कॉन्सेप्ट देता है कि जब भी अगर हमें एक से ज़्यादा कॉलम्स को टेबल्स को मर्ज करके एक सिंगल टेबल बनाना हो, सही है, विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव वैल्यू, तो हमारे पास ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि भाई एसक्यूएल में ज्वाइंस क्या होते हैं। तो और डिज़ाइन व्यू के थ्रू हम लोग ज्वाइंस की क्यूरी किस तरीके से जनरेट करते हैं वो देखते हैं। तो क्लास जितना भी काम अभी हम लोगों ने किया है उससे ये हुआ कि हम लोग फ्रंट एंड की कोडिंग से बच गए, काफ़ी कोडिंग से बच गए। अब हमें जो है फ्रंट एंड पे ज़्यादा वैलिडेशन भी नहीं लगानी पड़ेगी, ज़्यादा काम नहीं लगाना पड़ेगा। सिंपल ट्राई कैच के मेथड से हम लोग अपनी तमाम रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकते हैं। अब हमें क्लास क्या करना है, हम चाहते हैं कि इनर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ करें। इनर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है कि जब भी टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है तो टेबल्स के दरमियान जो भी मैचिंग रिकॉर्ड होता है वो हमारे पास लेके आता है। तो मैं यहाँ पर व्यू के थ्रू अगर हम लोग जनरेट करवाते हैं तो मैं न्यू व्यू करता हूँ। न्यू जैसी व्यू करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी टेबल्स होंगे वो सब आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ तीनों टेबल के दरमियान इनर ज्वाइन लगाऊँ, तो ये मेरे पास तीनों टेबल आ गए। मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देख लेता हूँ मेरे पास तीनों टेबल के दरमियान जो है वो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। मैं चाहता हूँ कि क्योंकि एक्चुअल तो स्टूडेंट का मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट के टेबल में से स्टूडेंट रोल नंबर आ जाए, स्टूडेंट नेम आ जाए, और इसी तरीके से स्टूडेंट का फर्स्ट नेम आ जाए, तो तमाम चीज़ें आ जाएँ। तो यहाँ पर स्टैटिक लगा दूँगा। तो जैसे स्टैटिक लगाऊँगा आप तमाम चीज़ों को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर स्टैटिक लगा देता हूँ तो ये पूरा रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास आ जाएगा। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट के टेबल में से तमाम रिकॉर्ड आ जाए और फ़ीस के टेबल में से मेरे पास जो है वो फ़ीस मंथ, फ़ीस अमाउंट आ जाए और फ़ीस की डेट आ जाए, और इसी तरीके से इस टेबल में से मेरे पास ये दोनों चीज़ें आ जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो इसने बैक एंड पे यहाँ पर ये पूरी स्क्रिप्ट जनरेट कर दी, पूरी क्यूरी जनरेट कर दी। अब इसके दरमियान आप यहाँ पे देखें क्लास इनर ज्वाइन इसने यूज़ किया। क्यों? मैंने तो नहीं कहा था, मैं तो वर्बली आपसे कह रहा था, लेकिन इसने इनर ज्वाइन इसलिए यूज़ किया क्योंकि तीनों टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप कायम है। इन दो टेबल के दरमियान वन टू मैनी का रिलेशन, वन टू वन का रिलेशनशिप कायम है। इन दोनों के दरमियान जो है वो वन टू मैनी का रिलेशन कायम है। जब भी रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल टेबल जनरेट होते हैं तो हमारे पास ये इनर ज्वाइन देता है। इनर ज्वाइन का मतलब कि ओनली मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन ऑल टेबल्स, ओनली मैचिंग रिकॉर्ड बिटवीन ऑल टेबल्स। कि अगर स्टूडेंट के पास स्टूडेंट रोल नंबर है तो फीस में उसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड आएगा जिसके पास कोई ना कोई रोल नंबर होगा, और इनरोलमेंट में भी वही रोल नंबर, वही रिकॉर्ड आएगा जो स्टूडेंट के पास रोल नंबर होगा। तो आप यहाँ पे कंडीशन में चेक कर सकते हो इनर ज्वाइन ऑन स्टूडेंट के अंदर। अब यहाँ पे देखो एक से ज़्यादा टेबल के दरमियान जो है वो इनर ज्वाइन लगा हुआ है, एक से ज़्यादा टेबल के दरमियान। तो अब यहाँ पे देखें एक से ज़्यादा टेबल आपस में जब ज्वाइन होते हैं तो उसकी क्यूरी भी हमारे पास इस तरीके से लगती है कि देखें सेलेक्ट क्या करना है, वो तमाम कॉलम्स के नाम इसने खुद ही जनरेट कर दिए कि भाई ये कॉलम जो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किए थे, फ्रॉम कौन से टेबल में से, इनरोलमेंट के टेबल में से। सही है, इनर ज्वाइन करना है किसको, किस टेबल में से, स्टूडेंट के टेबल में से, ऑन द बिहाफ ऑफ इनरोलमेंट नंबर बराबर होना चाहिए स्टूडेंट नंबर से। फिर दोबारा इनर ज्वाइन करना है तीसरे टेबल से, इनर ज्वाइन करना है फीस के टेबल में से, किसके बिहाफ पर, किसके बिहाफ पर, स्टूडेंट के रोल नंबर और फीस में के अंदर जो रोल नंबर है उसके बिहाफ पर। तो ये क्यूरीज के थ्रू भी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को जो है वो इनर ज्वाइन का पूरा कॉन्सेप्ट दे दूंगा। लेकिन किस तरीके से डिज़ाइन के थ्रू हम लोग, व्यू के थ्रू हम लोग इनर ज्वाइन की क्यूरी चलाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर मेरी अपनी मर्जी है, मैं यहाँ से इस स्क्रिप्ट को यहाँ से कॉपी करके अलग से जनरेट करवाऊँ। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो ये देखें मेरे पास क्यूरी, और जैसे मैं रन करूँगा तो ये देखें मुझे जो है वो रिज़ल्ट इसने जनरेट करके दे दिया। वो वही तमाम कॉलम्स मेरे पास मेंशन हो रहे हैं जो मैंने मुझे डिस्प्ले करने थे। और अगर व्यू के थ्रू मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करवा दूँगा। देखें मेरे पास वही तमाम रिकॉर्ड जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं।
ओके, तो अब मैं यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि भाई इस व्यू को सेव करवा लूँ, तो मैं यहाँ पर इस व्यू का नाम दे देता हूँ school_ व्यू के नाम से मैंने इसको नाम दे दिया और मैं इसको ओके कर लेता हूँ। अब मुझे ये क्यूरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि वो व्यू का क्या कॉन्सेप्ट है, व्यू का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप एक जो है वो क्यूरी को एक व्यू में बाइंड कर लो, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम करने के बाद मैं यहाँ पे इसका नाम लिखूँगा जो मैंने व्यू बनाया है। मैंने बनाया था school_ व्यू के नाम से जो है वो मैंने व्यू बनाया था। अब मुझे उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा तो वो पूरी इनर जॉइन की क्यूरी इस व्यू में बाइंड हो चुकी है। मैं अपने डेटाबेस में को रिफ्रेश करता हूँ, अपने डेटाबेस में जाता हूँ टेबल्स के अंदर, और यहाँ पर मेरे पास उस डेटाबेस में व्यू है। तो व्यू किस नाम से बनाया था मैंने, स्कूल व्यू के नाम से, और मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ स्क्रिप्ट एज क्रिएट टू। तो यहाँ पे मेरे पास उस व्यू की पूरी स्क्रिप्ट आ जाएगी। तो जो है वो मैंने यहाँ पर व्यू बनाया था, व्यू की क्यूरी पूरी मेरे पास यहाँ पर है। तो इससे आप लोगों को क्यूरी भी हैंडल हो जाएगी कि भाई क्यूरी किस तरीके से बनती है जब भी एक से ज़्यादा टेबल आपस में ज्वाइन हो रहे हो। दो ज्वाइन अगर हम लोग बात करते हैं, दो टेबल को आपस में ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हमें सिर्फ इतनी क्यूरी लिखनी पड़ेगी यहाँ से लेकर। अगर मुझे दो टेबल को आपस में ज्वाइन करना है तो ये चीज़ मुझे हटानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगी, जो ज्वाइनिंग बिटवीन टू टेबल्स। तो क्लास, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से हम लोगों ने टेबल को अपने डेटाबेस को स्ट्रक्चर किया। इसी डेटाबेस और टेबल्स के दरमियान उनके अंदर टेबल क्रिएट किया और पूरा एक सिनेरियो क्रिएट किया डेटा को के हवाले से। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी डेटाबेस को इंशाल्लाह ताला हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में MVC में एक्सेस करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि कनेक्टिविटी किस तरीके से देनी है, और इसी डेटाबेस को हम लोगों ने वहाँ पे बाय यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट करना है। तो इंशाल्लाह ताला मैं मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।